नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए आज एसएसटी की क्लास को लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके सम्मुख। और आपका जो इस समय सेगमेंट चल रहा है दिल्ली सल्तनत चल रहा है। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में अब तक जो था वो पढ़ा। उसके बाद खिलजी वंश का मैंने बताया कि 1290 से 1320 तक, जिसमें गया जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक हुए, जिन्होंने बाजार नियंत्रण में काफ़ी सुधार किए। अलग से आरजे मुवालिक नामक वो दीवान खराज नामक विभाग की स्थापना की, लगान को बढ़ाया और इन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई, जिसको मसाहत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अलाउद्दीन सुल्तान दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान था जिसने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की, अर्थात ये पहला सुल्तान हुआ दिल्ली सल्तनत में जिसने द्वितीय सिकंदर बनने का ख्वाब देखा। हालांकि इसके कोतवाल ने इसको समझाया और उसके बाद इसने ये जो था ख्वाब उसको त्याग दिया। फिर भी दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। दिल्ली से लेकर देलताबाद और देवगिरी तक इसने विजय प्राप्त की थी। इसके बाद अगर कोई वंश है तो उसमें तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 तक रहता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हैं उसमें आपके गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद उसका भाई फिरोज शाह वो मोहम्मद शाह तुगलक, जिसको जौना खां के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका फिरोज शाह तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक शासन करता है और इसने कृषि की दशा को सुधारने के महत्वपूर्ण कार्य किए। इसने सिंचाई के लिए संसाधन उपलब्ध कराए, इसने नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई के लिए जो टैक्स की व्यवस्था थी उसको कम किया और सिंचाई के लिए खाद बीज की व्यवस्था कह सकते हो किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसने मुहैया करवाई। गयासुद्दीन तुगलक एक कह सकते हो अच्छा शासक था, लेकिन ये ज़्यादा इसके शासनकाल में विजय नहीं थी। गयासुद्दीन तुगलक के समय का एक वाक़या ये है कि एक उस समय निज़ामुद्दीन औलिया जो सूफी संत हुआ करते थे, इनके साथ विवाद हो गया और गयासुद्दीन तुगलक ने इनको दिल्ली से निकलने का आदेश दिया। हालांकि ये उस समय दिल्ली में उपस्थित नहीं था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गयासुद्दीन औलिया से इसका विवाद हो गया, निज़ामुद्दीन औलिया से कहा कि आप दिल्ली छोड़ के चले जाएं, नहीं तो हम आपको सजा देंगे। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो सूफी संत हुआ करते थे, इन्होंने कहा कि पहले आप हुनूज दिल्ली तो आइए, हुजूर दिल्ली तो आइए, उसके बाद देखेंगे कौन जाएगा कौन नहीं। ये तो सब अल्लाह के हाथ में है। और ऐसा माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक शहर से बाहर किसी अभियान पर था और अभियान से लौटने के लिए दिल्ली के पास एक जगह है जहाँ पर इसके भाई जौना खां, जिसको इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, वहाँ अफगानपुरा एक जगह है। अफगानपुरा में इसने एक जौना खां के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया और ऐसा माना जाता है कि लकड़ी के उसी महल में इसका स्वागत किया और ये वहीं रुका हुआ था गयासुद्दीन तुगलक। तो उस महल में अचानक से महल गिर गया। किस तरीके से गिरा, क्या घटना हुई, वो तो एक रहस्य का विषय है। लेकिन उसी अफगानपुरा महल में जौना खां ने जो लकड़ी का महल बनवाया था, उसी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल था वो 1325 तक समाप्त हो गया और उसके बाद उसका भाई जौना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, 1325 से शासन करने लगा, अर्थात वो गद्दी प्राप्त कर ली उसने और सुल्तान बन गया। और 1325 से लेकर इसने 1351 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हकीकत में क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी नीतियां लागू की थीं और नीतियों के क्रियान्वयन में उसको ऐसा कह सकते हैं ऐसी असफलता मिली कि उसको इतिहास में पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक अपने भारत का ही नहीं
एशिया के समस्त अगर शासकों की और सुल्तानों की बात करें, उन सब में पढ़ा लिखा सुल्तान था और एक योग्य व्यक्ति था। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे इतिहास क्यों हुआ जिसके कारण इतिहास में उसको पागल बादशाह कहा जाता है? वो हुआ उसके नीतियों के कारण, उसके अभियानों के कारण। ऐसा था, उसने कुछ परिवर्तन किए अपने शासनकाल के दौरान, और जो परिवर्तन किए वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से अनुकूल सिद्ध नहीं हुए, इसलिए उसको असफलता मिली। और इसी असफलता के चलते वो पूरे जीवन भर संघर्ष करता रहा और उसको अंत में मृत्यु प्राप्त हुई। इसलिए एक पढ़ा लिखा और कह सकते हो विद्वान सुल्तान एक पागल बादशाह के रूप में भी जाना जाता है। उसकी नीतियाँ कौन कौन सी थीं उसमें देखो, ऐसा पहले सबसे पहला उसका जो कार्य था वो ये था कि उसने राजधानी को परिवर्तित करने का कार्य किया। उस समय का जो कह सकते हो माहौल था, वो मंगोलों का भारत पर लगातार आक्रमण चल रहा था। अर्थात वो मध्य एशिया के क्षेत्र से और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में इधर आपके खुरासान और ईरानी जो शासक हुआ करते थे वो दिल्ली पर नज़र बनाए हुए थे। और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अर्थात भारत एक शक्ति संपन्नशाली समृद्ध देश था, उसके पास अकूत धन और संपदा विद्यमान थी। लेकिन उसने सोचा कि ये जो दिल्ली है उत्तर पश्चिम के नज़दीक पड़ती है, अर्थात इधर से मध्य सेंट्रल एशिया से आने वाले शासक अगर यहाँ आक्रमण करना चाहें तो आसानी से यहाँ हमला किया जा सकता है, उस पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन उसने सोचा कि अगर हम इस राजधानी को परिवर्तित करें और इसको भारत के मध्य में स्थापित कर दें तो ये थोड़ा सा असंभव जैसा कार्य हो जाएगा, और उसने अपनी राजधानी परिवर्तन करने का प्लान बनाया। राजधानी परिवर्तन के लिए उसने एक जगह चुनी, वो थी महाराष्ट्र में दौलताबाद। दौलताबाद, अब दिल्ली से दौलताबाद उसने राजधानी स्थापित कर दी। और दौलताबाद अगर जब राजधानी स्थापित करोगे तो वहाँ पूरे सैनिक साजो सामान और उसके नुमाइंदे, उसके कर्मचारी सभी को ले जाना पड़ेगा। कर्मचारियों के साथ उनकी जो चीज़ें रह रही हैं, उनके बैल जानवर और सारी चीज़ें, कपड़े लत्ते, बच्चे छोटे मोटे, और कहाँ और मामूली उस समय कोई ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी, यातायात के बहुत अच्छे साधन नहीं थे, गाड़ियों से, घोड़ों से, बैलगाड़ियों से इस तरीके से वहाँ जाना था। तो ये जो राजधानी परिवर्तन करने का उसका निर्णय तो ठीक था, लेकिन राजधानी परिवर्तन करते करते जब लोग दौलताबाद पहुँचे तो उन्हें महीनों लग गए, और महीनों में इस दौरान रास्ते में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। हारी परेशानी के दौरान बहुत से लोग मृत्यु का शिकार हो गए। इसके पश्चात जब राजधानी दौलताबाद में स्थापित हो गई, उसके बाद फिर इसने क्या किया कि वहाँ का जो माहौल था महाराष्ट्र का, वो दिल्ली के जो आबो हवा थी उससे अलग था। तो यहाँ के जो लोग रह रहे थे उसमें जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्हें बीमारियाँ होने लगीं, और वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाए या वहाँ के वातावरण से अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए, जिससे वहाँ लोग बीमार पड़ने लगे और वहाँ भी आबादी खत्म होने लगी। अंततः उसने हट करके अपना जो प्लान था वो चेंज किया और फिर राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गया। और जब दौलताबाद से फिर दिल्ली ले गया तो रास्ते में जो सफ़र हुआ उस दौरान फिर उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को, और जितनी पब्लिक आई थी उससे ज़्यादा कई लोग गए, तो रास्ते में फिर लोगों का जान माल का खतरा हुआ और उसमें भी बहुत से लोगों की जान चली गई। इस प्रकार वो जो मंत्री लोग थे, आमिर वर्ग थे, उसमें इसके लिए विरोध की भावना हो गई, अर्थात इसने जो नीतियाँ लागू की वो गलत साबित हुई। अब इसने क्या किया, एक तो ये असफलता रही, फिर सिक्का कर परिवर्तन किया, अर्थात इसने जो पहले जो सिक्का चलता था चांदी का, तो इसने चांदी का सिक्का को बंद करा दिया। और ये बंद इसलिए कराया था क्योंकि उस समय पूरे मध्य एशिया में, अर्थात रशिया में, खुरासान में, ईरान में, फारस में, सभी में चांदी की कमी हो रही थी। कार्य तो उसने अच्छा किया, लेकिन भारत में जब ऐसा कार्य किया तो लोगों ने चांदी के सिक्के बदलने के चक्कर में तमाम टकसाल के द्वारा बहुत ज़्यादा सिक्के ढाल लिए, जिसके तांबे के बदले में चांदी के सिक्के उन्हें चांदी के सिक्के जब बंद करा दिए तो तांबे के सिक्के लोगों को दिए गए। लेकिन कुछ समय के बाद फिर इसने चांदी के सिक्के शुरू किए तो लोगों ने टकसालों का निर्माण कर लिया और
चांदी के सिक्के ढाल ली, तांबे के सिक्के ढाल लिए और इसके बदले में चांदी के सिक्के इन्हें देने पड़े। इससे भी उसका खजाना खाली हो गया। इसके अलावा इसने 2 अभियान भी किए, खुरासान और कराचिल के जो अभियान उत्तर पश्चिम में ही पड़ते हैं, इधर हिमालयी क्षेत्र से आगे। तो ये जो अभियान थे, इसने सोचा था कि उत्तर पश्चिम में अगर ये खुरासान और कराचिल हमारे क्षेत्र में आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पहरेदार रहेंगे, हमारे किले रहेंगे, तो यहाँ आसानी से कोई इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ये अभियान भी इसके लिए असफल हुए, क्योंकि उस दौरान जब खुरासान और कराचिल के अभियान हुए तो वहाँ तूफान आ गया और वहाँ आधे से ज़्यादा सेना इसकी भटक गई और जो बची हुई सेना थी बहुत से लोग इसमें बर्फ में दब गए। इस प्रकार वहाँ भी हजारों लोग मारे गए। अंततः इस बादशाह को ये कहना पड़ा कि मेरा जो साम्राज्य है वो बीमार हो गया है और मैं एक मर्ज को ठीक करता हूँ, मुझे दूसरे की समस्या खड़ी हो जाती है। इसके अलावा यह हिंदुओं के लिए भी थोड़ा सा उदारवादी हो गया था, तो अमीर वर्ग का जो तुरानी गिरानी को टूका करते थे मुस्लिमों में, वो इसके विरोधी हो गए। इसी साम्राज्य में तुगलक वंश की अगर बात करें तो तुगलक वंश में दिल्ली से लेकर देवगिरी और दक्षिण भारत तक अभियान किए और इस अभियान के दौरान इसने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन इसकी नीतियों के चलते ही इसके शासन काल में आधे से ज्यादा राज्य स्वतंत्र होने लगे थे, अर्थात विद्रोह करने लगे। तो इसी मोहम्मद बिन तुगलक को अपने साम्राज्य में सबसे ज्यादा विद्रोह का सामना भी करना पड़ा। विद्रोह को दबाने के लिए आधे से ज्यादा खजाना इसका खाली हो गया, आधे से ज्यादा इसकी सेना खत्म हो गई और अंततः ये अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। इतिहासकार लैंडपूल ने इसके बारे में लिखा है कि अंततः एक पागल बादशाह को उसकी प्रजा से और प्रजा को उस बादशाह से छुटकारा मिला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एशिया का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपनी नीतियां के चलते और नीतियों की असफलता के चलते इतिहास में पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक विदेशी यात्री कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता आया था, जो अफ्रीका के मोरक्को नामक स्थान का रहने वाला था। इब्न बतूता को इसने काजी का पद भी दिया था अपने यहाँ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात फिरोज तुगलक शासक बनता है, जो इसका चचेरा भाई होता है। फिरोज तुगलक इतिहास में एक कल्याणकारी शासक के रूप में भी जाना जाता है। फिरोज तुगलक के साथ ये समस्या थी कि जो फिरोज तुगलक था वो एक दासी से उत्पन्न पुत्र था, तो कह सकते हो वो नाजायज माता की संतान था, नाजायज संबंध से पैदा हुआ। इसलिए वो अपने आप को, और वो भी दासी कौन थी? हिंदू। तो अपने आप को मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम साबित करने के लिए उसने मुसलमानों के ऊपर औरों की अपेक्षा ज्यादा कठोरता से कार्य किया। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान है जिसने अभी तक जो जजिया लिया जाता था वो औरतों, बच्चों और ब्राह्मणों को छोड़ के लिया जाता था। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत में ऐसा सुल्तान हुआ जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया लागू किया, अर्थात ब्राह्मणों से इसने जजिया वसूल किया। इसके अलावा इसने दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक एक ऐसा सुल्तान हुआ जिसने दीवाने खैरात की व्यवस्था की, दीवाने बंदगान की व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि फिरोज तुगलक के हरम में 1.5 लाख से ज्यादा दासियां या महिलाएं होती थी। इसने 14 कल्याणकारी आदेशों को भी राज्य में आदेश दिया। 14 कल्याणकारी जो आदेश थे उनको लागू करवाया। इसने शिक्षा की व्यवस्था भी की। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो न्यायकारी व्यवस्था इसके समय में ठीक ठाक थी।
नहरों का भी निर्माण करवाया, सिंचाई का प्रबंध करवाया फिरोज तुगलक ने। इसके अलावा इसने जो टैक्स के मामले में सुधार किया, 4 प्रकार के कर लगाए जिनको खम्स, खराज, जजिया और जकात के नाम से जाना जाता है। खम्स व्यापारी जो लूट किया करते थे व्यापारियों से और लोगों से, वो लूट का माल होता था, उसमें 1/4 भाग लुटेरों का होता था और 1 भाग लुटेरों का और बाद बाकी हिस्सा राजा का होता था, सल्तनत का। खराज एक राजस्व कर था। जकात मुस्लिम लोग अपने दीन भाइयों की मदद के लिए 2.5% दिया करते थे। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स होता था। तो ये आपके तुगलक वंश के शासनकाल के बारे में हमने आपको बताया। फिरोज तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश का उदय हुआ जिसको इतिहास में हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। इसका समय 1414 से लेकर 1451 ईस्वी था। सैयद वंश के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सैयद वंश की जो स्थापना थी वो खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में की गई थी। खिज्र खां ने 1421 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। 1414 से लेकर 1421 तक इसने शासन किया। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी इस वंश का सुल्तान हुआ जो 1421 से लेकर 1434 तक शासन रहा। उसके बाद खिलजी वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह होता है। अलाउद्दीन आलम शाह के समय में ही एक इसका सिपह सलार होता है जिसको बहलोल लोदी के नाम से जाना जाता है। बहलोल होता है एक अफगान शासक, अफगान लोदी सेनापति होता है। तो बहलोल लोदी सुल्तान बनता है, राज्य पर अधिकार कर लेता है। 1451 में बहलोल लोदी गद्दी पर बैठता है। बहलोल लोदी चूँकि अपने अमीर भाइयों की सहायता से सिंहासन प्राप्त हुआ था, तो अपने साथ जो अमीर होते हैं, अमीर वर्ग के लोग या जो कह सकते हो मंत्री अधिकारी होते थे, उनका बड़ा सम्मान करता था और उन्हीं के साथ गद्दी पर बैठता था, उनके सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। बहलोल लोदी के बाद उसका भाई सिकंदर लोदी हुआ। सिकंदर लोदी थोड़ा कट्टरवादी मुस्लिम शासक था। सिकंदर लोदी ने भी ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। लोदी वंश का अंतिम शासक अगर बात करें तो इब्राहिम खान लोदी था। इब्राहिम खान लोदी के समय में ही बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में भारत पर आक्रमण किया और 21 अप्रैल 1526 पर आक्रमण करने के बहुत से कारण थे। एक तो उसका चाचा दौलत खान लोदी जो विद्रोह कर चुका था, जिसको दंड दे दिया था, उसने क्या किया कि बाबर को एक पत्र लिखा दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। इधर राजपूताना का राणा सांगा भी दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करना चाहता था, तो इसने भी बाबर के साथ साठगांठ की। लेकिन इसका परिणाम अंत में ये निकला कि बाबर दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और इब्राहिम लोदी के साथ इसका युद्ध हुआ। इब्राहिम की बहुत बड़ी सेना थी, बाबर के पास कुछ निश्चित मात्रा में ही सेना रही, लेकिन बाबर के पास तोपखाना भी था। तो इसी युद्ध के दौरान इब्राहिम खां जिस समय हाथी पर बैठा हुआ था, उस समय बाबर के तीर से निशाना लगाया बाबर ने और उसकी आंख में लगा और इब्राहिम खां लोदी नीचे गिर गया। और इब्राहिम खां लोदी के गिरने के पश्चात ही सेना में भगदड़ मच जाती है और जो पानीपत का प्रथम युद्ध जिसको कहते हैं 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर एक नया राजवंश स्थापित होता है जिसको मुगल वंश के नाम से जाना जाता है और जिसका संस्थापक कौन होता है? बाबर। बाबर के बारे में हम आपको आगे आने वाले जो सेमेस्टर है उसमें हम पढ़ाएंगे। इस सेमेस्टर में दिल्ली सल्तनत तक ही आपका सिलेबस है। तो ये आज का बच्चों वीडियो यहीं तक।
और अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की कला, संस्कृति और उसके मंत्रिपरिषद, उसका प्रशासन, उसके अधिकारी और कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, हम आपको बताएंगे। थैंक यू, नमस्कार।